फुटबॉल एज अ स्पोर्ट वी फैंस हम लोग प्यार करते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द नेचर ऑफ इट बेसिकली, है ना? अगर एकदम से प्रेडिक्टेबल ही होते जा रहा है तो फैंस विल लूज देयर अटैचमेंट बेसिकली। फुटबॉल ना एक ऐसा स्पोर्ट है, सोचो आपकी टीम हार रही है 2-0 और आप वहां पे देख रहे हो यार शकीरा इज परफॉर्मिंग, हाफ टाइम आप एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो। In the first half of the season, Baba, there's a record number of managerial sacks across the English sport divisions. Yes. Just 29, just massive. ESL इन जनरल एक काफी अच्छा थॉट था, काफी अच्छी आइडिया थी, बट उसका एग्जीक्यूशन थोड़ा बैड रहा है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये इस सीजन ना एक अवेकनिंग है कि आप सिर्फ एक तरह से नहीं चीजें चला सकते हो। आप अपनी फिजिकलिटी से फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन तो डोमिनेट कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी टेक्निकलिटी दिखाने की बात आती है, नॉकआउट का फुटबॉल की हमने बात की, वहां पे यू फॉल शॉर्ट। And I hope, Mikhail, if you're watching this pod, ठीक है, भाई कुछ कर ले, ठीक है, salvage the season. Let's go. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर डिस्कशन ऑन ZBK। अगला दिन है, ये अगली सुबह है जहां पे कारवाओ कप का फाइनल हो चुका है। सिटी ने जीत लिया है। केदार भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक ट्रॉफी आई है 2 साल में फाइनली, लेट्स गो। और विवेक भाई हमारे साथ हैं। थोड़े से मायूस हो गए थे कल कारवाओ कप के बाद। कैसे हैं विवेक भाई? हाउ आर यू कोपिंग? Gutted, Baba, gutted, absolutely gutted, but not that gutted. Hoping कि this does not affect our morale. And let's see कि लीग में हम लोग कैसे करते हैं। भाई लीग में तो क्या होगा, अभी काफी सीजन बचा है, देखते हैं। टाइटल रेस की बात नहीं करेंगे अभी हम, ये हमारा डिस्कशन कुछ अलग होने वाला है। बिकॉज काफी हम बात करते हैं कि क्यों इतना ज्यादा कंट्रोल को तवज्जो दिया जाता है फ्लेयर के ऊपर, क्यों इतनी ज्यादा रोबोटिक आपको लगती है मैकेनिकल फुटबॉल, उसकी हम काफी बातें करते हैं। लेकिन उसमें एक कारण जो हम कभी कभार देखते हैं कि क्या हो सकता है, दैट इज अमेरिकनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी अमेरिकन स्पोर्ट की प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं फुटबॉल में, चाहे बास्केटबॉल हो, NBA, चाहे आपका अमेरिकन फुटबॉल हो, NFL वगैरह, वहाँ से आप चाहे स्काउटिंग मेथड्स हो, चाहे डेटा एनालिसिस हो, काफ़ी कुछ उन प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जा रही है। तो थोड़ा सा आज उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन ओनर्स हैं। अभी अगर आप फुटबॉल की भी बात करेंगे, जैसे आर्सेनल फॉर एग्जांपल आर ओन्ड बाय क्रोइंकिस जो US ओनर्स हैं। देन अलग अलग जगह चेल्सी के भी जो ओनरशिप का पार्ट एक बहुत बड़ा US ओनरशिप है। तो स्टार्टिंग विद यू केदार भाई, क्योंकि केदार भाई के साथ ये डिस्कशन करना और विवेक भाई के साथ भी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विवेक भाई अगेन विल टेल इट फ्रॉम द पोस्ट आर्टेटा प्री आर्टेटा वाला पॉइंट ऑफ व्यू, एंड केदार भाई फॉलोज अ लॉट ऑफ अमेरिकन स्पोर्ट, NBA एंड अगर हम NFL की बात करें तो हम बात कर रहे थे कि ना केवल फुटबॉल बट बास्केटबॉल भी आप कह सकते हैं कि बहुत बोरिंग सा हो रहा है, और अक्रॉस आप बोर्ड देखेंगे कि वो कंट्रोल बहुत ज्यादा आ गया है बिकॉज एनालिटिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो कैसे शुरू हुआ है, क्या चल रहा है अभी? सो देखो, जैसे कि फुटबॉल में हम बात कर ही रहे थे कि काफ़ी रोबोटिक एक चीज़ आई है, तो वैसे बास्केटबॉल में भी हुआ है। एंड इट स्टार्टेड अराउंड 2011-12। इट स्टार्टेड विद स्टेफ करी। तो स्टेफ करी हैड दैट टैलेंट टू शूट द बॉल एंड 3 पॉइंटर्स मार के वो जिता रहा था गोल्डन स्टेट वॉरियर्स को। ही वन द 2 टाइटल्स, 2 MVPs। बट बाद में बाकी टीम्स ने देखा कि एनालिटिक्स वाइज 3 पॉइंटर्स का वर्थ ज्यादा है। 3 पॉइंटर्स का वर्थ ज्यादा होने की वजह से तुम बेसिकली बास्केटबॉल इज अ पोजीशन बेस्ड गेम। तो तुम्हारा एक पोजीशन यहाँ पे, एक ऑफेंसिव एक डिफेंसिव, तो कंटिन्यूअसली पोजीशंस चलते हैं। एंड इवेंचुअली ऐसे फिर ह्यूस्टन रॉकेट्स एक मेन टीम थी जिनको लगा कि वी शुड इनकॉर्पोरेट व्हाट स्टेफ करी इज डूइंग, एंड उन्होंने वो अलग ही लेवल पर वो लेके गए। जैसे कि जेम्स हार्डन आ गया एंड देन दे स्टार्टेड शूटिंग द बॉल मोर एंड मोर 3 से। तो जैसे कि हम कहते हैं कि अभी फुटबॉल में थ्रो इन्स का काफ़ी आ चुका है चीज़, कॉर्नर्स का काफ़ी चीज़ आ चुका है, वैसे ही इन्होंने शुरू किया कि हम लोग 3 पॉइंटर्स ही लेंगे, जिससे कि हमें ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विक्ट्री के चांसेस होंगे। एंड पहले की 2010 के पहले अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 23 और सो टीम्स लेती थी, बट अभी वो 45 थ्रीज पर मैच टीम्स लेने लग गए। तो ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा ही टीम्स थ्रीज खेलने लग गए। तो जो एक सिल्की स्मूथ गेम रहता था कोबी का वगैरह, जो मिड रेंज पावर गेम होता था, तो अभी पावर गेम फिर भी है, घुसकर मारने का एक है, बट वही करो, या तो तुम घुसकर एकदम रिम के नजदीक यू टेक अ डंक और अ लेअप, और यू शूट द बॉल फ्रॉम 3। तो बीच वाला वो जो मिड रेंज वाला गेम है वो काफी
कम हो गया है, जैसे कि इवन हम मतलब फुटबॉल के अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो चर्की टाइप या फिर नेमार का टाइप एकदम सिल्की गेम जो है ना वो अभी कम देखने मिलता है, फ्रीडम कम दिया जा रहा है प्लेयर्स को, एंड दैट ऑल कम्स टू द एनालिटिक्स एस्पेक्ट ऑफ इट, क्योंकि प्लेयर्स बॉल लूज ज्यादा कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई कोचेस एंड लाइक एंटायर स्काउटिंग टीम जो भी पीछे एनालिटिक्स की टीम बैठती है, दे से यू नो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, एंड इसके वजह से ही ज्यादा इम्पैक्ट गिर रहा है यू नो प्लेयर्स पे. दे आर नॉट फोर्सिंग द इशू, एंड बिकॉज ऑफ दैट डेफिनेटली लाइक हमें फिर वो चांसेस लेते हुए प्लेयर्स दिख नहीं रहे हैं. विवेक भाई, अगर हम बात करें तो ये एनालिटिक्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. शॉन बाय जो बर्नली के चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि प्लेयर्स जो अकेडमी में होते हैं, बहुत यंग एज के प्लेयर्स होते हैं, उनके वो जॉइंट्स है और हाथ के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो मेजर करके वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक प्लेयर की कितनी हाइट हो सकती है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कितना हो सकता है, और उसके हिसाब से आई थिंक आप प्लेयर डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक गोलकीपर है बच्चा छोटा, लेकिन उसकी हाइट ही वैसी नहीं होगी जैसे आपको एक गोलकीपर की चाहिए, तो मे बी उसका आप रोल चेंज कर सकते हैं. ऐसे शायद आउटफील्ड प्लेयर्स के साथ हो सकता है इन अ नेगेटिव वे, कि अगर कोई प्लेयर है उनको लगता है उनके हिसाब से कि नहीं यार ये स्ट्राइकर अच्छा बनेगा, ये डिफेंडर अच्छा नहीं बन सकता, या वाइस वर्सा, तो वहाँ पर आप बच्चे की कहीं ना कहीं एक इंस्टिंक्ट किल कर दे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है. जो हम एनालिटिक्स की बात करते हैं, अगेन ब्रेंटफोर्ड एक ऐसा क्लब है, ब्रेंटफोर्ड और आर्सेनल का काफ़ी ज़्यादा अभी आप कहेंगे पिछले कुछ टाइम में लेन देन रहा है, चाहे वो कोचेस हों, चाहे वो प्लेयर्स हों, डेविड राया हों. तो हैव यू सीन दिस शिफ्ट पोस्ट आर्टेटा, जब आर्टेटा आए हैं जब से, या हम वेंगर की बात करें तब से लेके अभी तक? बिकॉज वेंगर भी जब इनिशियली आए थे ना तो उन्होंने भी लैंडस्केप ऐसे चेंज किया था लेट 90s में कि ही वॉज ऑल्सो लाइक, मतलब कुछ नई प्रैक्टिसेस उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी वो, लेकिन वो डाइट को लेकर और ट्रेनिंग को लेके था. एनालिटिक्स उतना बड़ा पार्ट उस टाइम पे नहीं था, बिकॉज उस टाइम टूल्स नहीं था आपके पास. तो वेंगर के टाइम पे उतने टूल्स भी नहीं अवेलेबल होते थे टीम्स के पास, सब कुछ मतलब हार्ड लेबर होता था ज़्यादा. बट हैव यू सीन दिस शिफ्ट, क्योंकि निको योवर की भी हम बात करते हैं जो सेट पीस कोच है आर्सेनल के, और अगेन आर्सेनल की बात तो सेट पीसेस की बात नहीं हो तो हो नहीं सकता. तो डू यू थिंक इट इज़ अ फैक्टर? Definitely is. And रहा बात हाइट का, अपने हाइट का बात करा, डेविड राय इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ द कीपर्स इन द लीग बाय द वे. He's not even 6 feet tall. I think barely just even touching 6. And yes, when we talk about Arsene Wenger, yes, he was associated with the football being beautiful. उसने उसको one touch passing, slick passing, aesthetics, making it pleasing to the eye, वो सब कर रहा था. And ये भी बोलना important रहेगा कि Stat DNA, football analytics का company, he had purchased in 2011-12. तो वहाँ से वो start हुआ था actually. And yes, so when we were playing pretty football, we were not getting the trophies, Baba. So we were doing all the hard work and Chelsea आके बाजी मार के ले जाते थे. So वही है कि मिकेल was like कि मैंने सब करके देख लिया. 22-23 वाला सीजन में मैंने अच्छा फुटबॉल खेल के देख लिया. We fell short. Next वाले में we tried different techniques, different tactics, strategies, didn't work, we fell short again. And this year it has been completely कि नहीं, let's completely explore a different dimension to the game. Set piece, corners, long throws, ये सारे aspects वीकनेसेस एक्सप्लॉइट करते हैं. Exactly. And इसके लिए for this you need physical players, you need tall players. So physicality has become a very, very strong aspect of the Premier League as a whole as well, and not just only related to Arsenal. And you see also the rest of the teams in the league also employing the same tactics as well. So definitely it has played an impact, Baba. एक जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने शुरू में काराबाओ कप की बात करी थी और उसके जस्ट बाद हमने मैड्रिड डार्बी देखा था. तो मैड्रिड डार्बी और काराबाओ का फाइनल, वर्ड कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स ऑफ फुटबॉल अगर हम बात करें, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि स्पेनिश टीम्स या जो टीमें फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रही हैं वो एनालिटिक्स का यूज़ नहीं करते हैं, या उनके लिए एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी टीम्स के लिए है. एनालिटिक्स हर जगह, बट वो एक बैलेंस की जो हम बात करते हैं ना कि यू हैव टू लेट प्लेयर्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स, थोड़ा सा उनको आपको फ्री छोड़ना पड़ेगा. जैसे थॉमस टूकल ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी जब वो PSG को मैनेज करते थे कि एनालिटिक्स मुझे एक सर्टेन लेवल तक हेल्प कर सकते हैं, बट मैं नेमार, एम्बापे, कवानी जैसे फॉरवर्ड्स को नहीं बता सकता कि आपको फाइनल थर्ड में 1v1 में क्या करना है. मैं कोच हूँ, वो प्लेयर है, उस मोमेंट में वो सॉल्यूशन ढूंढेगा. काराबाओ का फाइनल को मुझे मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है केदार भाई, क्योंकि सेकंड हाफ में वी सॉ अ टैक्टिकल ट्वीक फ्रॉम सिटी. यस, पासिंग लेन्स ब्लॉक कर दिए आर्सेनल के, एंड आर्सेनल हैड नो प्लान बी उस पॉइंट पे.
और हम जब वॉच अलॉन्ग भी कर रहे थे तो विवेक भाई यही कह रहे थे कि दे आर जस्ट वेटिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मिकेल आर्टेटा कि जो आपका अभी प्लान चल रहा है माइट नॉट वर्क, माइट वर्क, बट वो उसमें इतना ज़्यादा मतलब जब हम बात करते हैं ना कि हार्ट पैशन ऑन द फील्ड, you are passionate but you're passionate about the process, not about getting that result. या उस मोमेंट में आपको एक्स्ट्रा क्या करना है ऑर्डिनरी, या वो फ्लेयर आपको दिखानी है just to throw the kitchen sink. It did not feel like कि Arsenal were throwing the kitchen sink, but did Arsenal like go all the way उनके हिसाब से कि क्या आर्सेनल ने जितना चाहिए था किया, क्योंकि हमने फिर से वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया प्लेयर्स को डेटा पॉइंट्स के हिसाब से कि आपको इसी जोन में ऑपरेट करना है, आपको यही चीज करनी है, लाइक अ ड्रिल। लाइक अ ड्रिल। डिफेंस का मैं बात कर रहा था आपसे पहले कि लाइक आर्सेनल का डिफेंस काफी पैरेलल पासिंग करने लग गया था सेकंड हाफ में, बिकॉज सिटी वाज सिटिंग बिहाइंड। तो वो जैसे ही टैक्टिकल ट्वीक आया था सिटी का, अभी पुश मत करो, क्योंकि सिटी से सभी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरे 4 अटैकर्स सीधा घुसेंगे बॉल पे, प्रेशर डालेंगे, बट इवेंचुअली दे सेट बैक एंड दे डिडंट नो व्हाट टू डू, एंड वो उनके पास आंसर ही नहीं था। दे ट्राइड टू बॉल देने की कोशिश कर रहे थे बीच में से, बट फटाक से बॉल मिल रहा था सिटी को एंड दे जस्ट डिडंट हैव एनी चांस। लाइक आर्सेनल के पास बॉल पोजीशन भी आई थिंक वी सॉ अराउंड 75-76% तो सिटी के पास ही था। तो वो मुझे लगता है कि वो सिस्टम के हिसाब से वो सोच रहे थे कि टैक्टिकल चीज प्लेयर्स डिड नॉट हैव कि क्या करना है एग्जैक्टली, स्पेशली डिफेंडर्स। आगे फिर भी हेजुस आने के बाद अच्छे खेले थे आर्सेनल के लास्ट 10 मिनट्स, बट it was a tactical lesson for Mikel Arteta as well, and it is also a lesson ki you need to find the perfect balance between structure and creativity, Baba, which Pep does, which Pep has, but Mikel failed to show this basically aspect, and he only relied on structure basically. तो वो एक फैक्टर स्पेशली मुझे चर्की के बाद में तो लग ही रहा है कि पेप ने वो चर्की को जो फ्रीडम दिया है वो ऐसे बहुत रेयरली वो देता है। केडीबी को तो हमेशा वो देता था, बट चर्की को ही हैज गिवन कंप्लीटली फ्री रोल, काफी अच्छा वो मतलब खेल ही रहा है। एंड या वो ही एक मतलब चेंज ऑफ मेंटालिटी मुझे इस सीजन लगा पेप का, लाइक एकदम सिस्टम मत करो, थोड़ा फ्लेयर को उसने चांस दिया इस सीजन। एंड सिटी लुक्ड अप फॉर इट बाबा सेकंड हाफ में कंप्लीटली, दे वर एब्सोल्युटली वांटिंग टू विन इट, लग रहा था। एंड वी वर लाइक कि हाँ देखेंगे, पैसिव लग रहे थे, वी वर लाइक कि हाँ वेटिंग की मतलब अभी यहाँ से कोई कहीं से आएगा शायद एक मोमेंट ऑफ मैजिक, बट दैट नेवर रियली केम, सो दैट इज व्हाट हैपेंड। 2011 में ब्रैड पिट की एक मूवी आई थी मनी बॉल, और अगर किसी ने देखी नहीं है तो रेकमेंड करेंगे हाईली कि वो देखिए। तो एक बेसबॉल टीम होती है ओकलैंड एथलेटिक्स, तो कैसे पैसे की कमी के कारण वो ये बॉस्टन रेड सॉक्स और न्यूयॉर्क यांकीज से ये नहीं compete कर सकते, तो डिवाइस करते हैं कि प्लेयर्स को हमको नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है, और जो प्लेयर्स हमें छोड़ के जा रहे हैं उनको एग्रीगेट में हमें रिप्लेस करना है। बेसिकली ये उसका प्रेमाइस था, और वो कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। बट इसका ना हमने फुटबॉल रेंडिशन देखा है, आई थिंक ब्रेंटफोर्ड इस चीज़ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है टीम्स जब आती हैं प्रीमियर लीग में, इफ़ दे फॉलो ट्रेडिशनल अप्रोच, इफ़ दे गेट लकी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीज़न 3 सीज़न वो सर्वाइव कर जाते हैं, या वो योयो क्लब बन जाते हैं। जैसे आप बर्नली को एक योयो क्लब कह सकते हैं, साउथहैम्पटन को आप एक योयो क्लब कह सकते हैं, आएंगे फिर चले जाएंगे, आएंगे फिर चले जाएंगे। ब्रेंटफोर्ड एंड ब्राइटन ऑल्सो टू एन एक्सटेंट 2 ऐसे क्लब हैं जो आए हैं जब से, नॉट ओनली दे आर डूइंग वेल बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। जैसे ये सीजन ना इस चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है। थॉमस फ्रैंक जब स्पर्स आ रहे थे तो सब बोल रहे थे यार थॉमस फ्रैंक ही हैं, और ब्रेंटफोर्ड तो रेलीगेट हो जाएगी इस बार, और उनके देखो ब्रायन एम्बुओमो भी चले गए, है ना, वीसा भी चले गए, ब्रायन एम्बुओमो भी चले गए, नॉरगार्ड भी चले गए जो कैप्टन थे उनके, कीपर चला गया, कीपर हाँ डेविड राय 2-3 सीजन हो गए, मतलब बहुत ज्यादा उनके बोल रहे थे चीजें। बट अगेन उन्होंने दिखाया कि प्रोसेसेस इतने ज्यादा ऑटोमेट हो चुके हैं कि वो डिपेंड ही नहीं करते हैं सर्टेन इंडिविजुअल्स में। इस पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि 2014 से दे आर यूजिंग दिस कैटापुल्ट की सर्विसेज, वेरिएबल्स होते हैं स्मार्ट वेरिएबल्स, तो 1/10 ऑफ अ सेकंड में 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स आप प्लेयर्स के ट्रैक कर सकते हैं, which allows you to analyze their passing patterns. आप अपोनेंट की सेट पीसेस स्ट्रेटजीज भी आप उससे एनालाइज कर सकते हैं। हर तरीके का जिस भी मतलब एक प्लेयर अगर मूव कर रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किस तरीके की फुटबॉल उसको सूट कर सकती है। इस तरह से उन्होंने अपना एक पूरा स्काउटिंग नेटवर्क भी तैयार किया है कि उनको जिस तरह से खेलनी है फुटबॉल, प्लस वो फिर प्लेयर्स लेके आते हैं
उनको फिर द टर्नओवर फॉर हाई प्रॉफिट, जैसे हमने कुछ प्लेयर्स की बात करी कि ब्रायन एम्बोमो को लाएंगे स्काउट करके, उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड को दे देंगे, डेविड राय आएगा उनको आर्सेनल को दे देंगे, योहान वीसा न्यूकासल, ऐसे अनगिनत एग्जांपल है। मिचेलैंड भी एक क्लब है, प्राइम एग्जांपल। प्राइम एग्जांपल। सो ब्रेंटफोर्ड एंड ब्राइटन बाबा, टोनी ब्लूम एंड मैथ्यू बेनम है वहाँ के जो रन करते हैं वो क्लब्स, and they heavily rely on this data वाला point बाबा। When you said 100 या 1 million वाला आपने बताया, so much data to play with basically, right? And they so Matthew Benham क्या करते हैं, they dip into the sister club which is Midtjylland, Danish club है, champions है वहाँ पे, and वहाँ से वो players उठाते हैं and यहाँ पे fit करते हैं। You look at players like Damsgaard, you look at player like Onyeka, वहाँ पे they practice all these things, set pieces, throws, corners वगैरह वगैरह, वहाँ पे प्रूवन एंड टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंड दे देन शिफ्ट टू हियर टू द प्रीमियर लीग एंड देन दे डिलीवर द रिजल्ट्स, व्हिच इज द प्राइम एग्जांपल बाबा। एनबीए में भी हमने देखी है ये चीज बहुत ज्यादा, केदार भाई। एनबीए में तो देखी है, बट मुझे एक एनएफएल का एग्जांपल देना है। सो एनएफएल में जैसे कि हमने अभी पहले बात की थी आपने कि काफ़ी सारा एनालिटिक्स पे ओकलैंड एज से जो आया है वो अभी काफ़ी रेंडिशन हमें फुटबॉल में देखने मिला है, बट फुटबॉल में ओकलैंड एज और बेसबॉल को तो डेफिनेटली वो एक पॉप कल्चर एस्पेक्ट हुआ उसका, बट स्पेशली आर्टेटा इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ शॉन मैकवॉय, हु इज अ कोच, हेड कोच, मैनेजर स्लैश हेड कोच ऑफ LA Rams। इट्स अ NFL टीम, अमेरिकन फुटबॉल टीम, एंड वो जब भी ड्राफ्ट करते हैं प्लेयर्स को तो उनकी सिस्टम एक है कि ड्राफ्ट से यंग प्लेयर्स को कॉलेज से लेता है, इट्स अ डिफरेंट सिस्टम देयर। तो वो जो ड्राफ्ट से प्लेयर जब भी लेते हैं तभी दे लुक एट अ ड्राफ्ट स्कोर, तो वो ऐसे नहीं देखते कि उसने कितने, पहले ऐसा था, ट्रेडिशनल मेथड्स ऐसे थे कि वो कितना तेज भागता है, 60 यार्ड डैश होते थे उनके, लिफ्ट्स, डेड लिफ्ट्स एंड बहुत सारा ऐसा, तो वही देख के सिर्फ लेना अभी टीम्स ने बंद किया है। दे सी द ड्राफ्ट स्कोर, वो काफी एग्रीगेट, मतलब बताने के लिए काफी चीजें उसमें, मतलब एक मेट्रिक होता है, एक मेट्रिक होता है बेसिकली। तो वो ड्राफ्ट स्कोर के हिसाब से करते, तो प्लेयर में भी एक डिफेंसिव साइड में रहेगा, बट वो पहले जैसे तगड़े प्लेयर्स को लिया जाता था उससे वो कम रहे, बट मे बी वो भागने वाला प्लेयर ज्यादा हो, तो वो एक सर्टेन रोल में आपको कितना हेल्प कर सकता है। वो टीम में, हाँ एग्जैक्टली वो टीम में उसकी जरूरत क्या है, वो कहाँ पे फिट हो सकता है, वो देख के वो प्लेयर्स को ले रहे हैं। तो फुटबॉल में भी आजकल मतलब वो वैसे हो रहा है कि लाइक कितना लंबा थ्रो कैसे करता है प्लेयर, उसके हिसाब से भी आजकल काफी प्लेयर्स को लिया जा रहा है। लॉन्ग बॉल्स को स्विच ऑफ प्ले कितना क्विकली हो सकता है, वो प्लेयर्स को देखा जा सकता है। एंड हमने जैसे कि पहले बात की थी, प्लेयर्स का मूवमेंट जो एक लिटरली मतलब 2-3 स्टेप्स भी अगर कोई प्लेयर लेता है तो वो भी कैप्चर होता है कि कितना बॉल कैसे घूम रहा है, कैसा घूम रहा है। एंड स्काउट्स को एंड जो भी तुम्हारी पीछे की टीम रहती है एनालिटिक्स की, दे लिटरली हैव टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स, तुमने वहां से वहां क्यों गए, क्या एग्जैक्टली तुम्हारा थॉट प्रोसेस था। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है टू रोबोटिक नेचर ऑफ प्लेयर्स। यू नो, हमें लगता है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों सिल्की नहीं खेल रहे, बिकॉज दे बीन टोल्ड, मतलब वो तुम नहीं कर सकते, तो तुम्हें फ्रीडम का चांस ही नहीं, बोल ही रहे कि तुम नहीं कर सकते हो, तो दे कांट डू इट। तो एनालिटिक्स का वो एक, आई मीन प्रोच तो है ही, बट ये एक कौन है, एक So the बड़ा entire 90 game has been broken down into certain chunks, so 15-15 मिनट का या फिर 20-20 मिनट का chunks, and वो phases में वो लोग कंट्रोल करते हैं कि प्लेयर का पोजिशनिंग यहाँ पे होना चाहिए, you should make this run, आप यहाँ पे ऐसे रिसीव करेंगे, आपका टच ऐसा होना चाहिए, अपोनेंट का डिफेंडर यहाँ है तो आप यहाँ होने चाहिए। एवरीथिंग इज रूटीन बाबा, ड्रिल स्कूल में हम लोग करते हैं ना ऐसे, वही सेम है। तो द ओनली डिफरेंस इज कि आप इसको कितना तक आप इसको खींचोगे, विल यू अलाउ सर्टेन बिट ऑफ लिबर्टी कि प्लेयर जाके एक्सप्रेस करें अपने आप को, और विल यू बी लाइक कि नहीं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, वी हैव एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस फॉर रिस्क, यू फॉलो व्हाट यू आर बीइंग सेड, बिकॉज एवरी पॉइंट, एवरी गोल, एवरीथिंग मैटर्स in this league, especially with the number of American owners that we have in the Premier League, by the way. I think out of 20, 13, 14 clubs ऐसे हैं जिसमें are all owned by American owners basically, और majority stakes हैं, right? And when and now the question is कि क्यों है? Why not in La Liga? Why not in Bundesliga? Because sellouts हैं सारे के सारे matches, right? And the Premier League का audience is huge. Match days में मतलब billions में numbers आते हैं watchers के, right? एंड तो इसीलिए हैवी इन्फ्लक्स ऑफ मनी है, मोर मनी माने मोर स्क्रूटिनी माने मोर आइज ऑन ग्लास बेसिकली। तो मैनेजर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है, मोर स्टेक्स इन्वॉल्व हैं कि लाइक हमको डिलीवर करना है, एंड द स्कोप, द मार्जिन फॉर एरर इज वेरी लेस, विच इज़ वाई यू हैव सीन दिस ईयर in the first half of the season, Baba, there's a record number of managerial sacks across the English 4 divisions. Yes. Just 29, just massive. खाली first half में, just crazy.
चाहे वो नूनो सैंटो हो जाए, चाहे वो ग्रैम चार हो जाए, मैनेजर तो नॉटिंघम के ही हुए हैं। राइट, बिग एंज। सो द स्टेक्स आर वेरी मच हाई बाबा, एंड एक दो गेम में ही डिसाइड हो जाता है कि मैनेजर रहेगा नहीं रहेगा बेसिकली। सो विच इज़ वाई यू सी ऑल दिस थिंग्स कि भाई हम लोग को रिस्क नहीं लेना है, विल फॉलो ये स्ट्रक्चर, एंड दैट इज़ वाई दे टेंड टू अदर एवेन्यूज जहाँ पे हम लोग कॉर्नर्स या फिर सेट पीसेस या फिर लॉन्ग थ्रोज वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। That's what I रिस्क टेकिंग थोड़ी सी कम हुई है, बहुत कम हुई है। अप्रोच क्योंकि रिजर्व रखते हैं काफी, क्योंकि तुम अगर आउट एंड सिल्की फ्लेयर जैसे कि हम कह रहे हैं वो प्लेयर्स को फ्रीडम देते हैं, एंड इफ दैट प्लेयर लूजेस द बॉल, तो पेप का सिस्टम हमेशा से ही रहा है कि बॉल लूज मत करो कुछ भी हो जाए। तो जैसे ही पोजीशन जाता है तो पेप की टीम तो कभी देगी नहीं, एंड लाइक वो काफी लाइक बहुत लोगों ने उसे इंप्लीमेंट किया है अभी। तो वही है, स्पेशली लाइक फर्स्ट 20 गेम्स ऑफ द सीजन जब तुम्हें अपना बनाना होता है कि रेलीगेट ना हो, एटलीस्ट मिड टेबल रहो, जो कि मतलब टॉप टीम्स नहीं है उसके खिलाफ जो भी टीम्स है उनके बारे में मैं कह रहा हूँ, तो वो रिजर्व खेलते काफी, एंड दैट्स द मेन रीजन फॉर अप्रोच रोबोटिक वेज ऑफ फुटबॉल। एंड हर पोजीशन के साथ भी देयर इज मिलियंस ऑफ मनी आल्सो इन्वॉल्वड ना। आप 10th फिनिश करोगे एंड 8th फिनिश करोगे, उसमें भी काफी आपका रेवेन्यू का फर्क आ जाता है, मिलियंस ऑफ मनी इन्वॉल्वड। फॉर एनीवन वंडरिंग कि ये सब डेटा कैसे कैप्चर होता है, तो अक्सर आपने प्लेयर्स की पिक्चर्स देखी होंगी ट्रेनिंग में कि वो एक स्पोर्ट्स वेस्ट पहनते हैं, उसमें इतना सा एक डिवाइस उनके लगा हुआ होता है बहुत, तो वो कई सारे अलग अलग तरीके से आता है, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पहन लेते हैं अपने हाथ वगैरह में। जैसा आपने ड्राफ्ट स्कोर की बात की, NFL में एक एथलेटिक स्कोर आजकल आ गया है नया फुटबॉल में, कि जिस तरह से मतलब आपने कहा कि भले ही प्लेयर NFL में बहुत स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन वो कितना भाग सकता है, कितना क्या कर सकता है। ऐसे ही अगर हम फुटबॉल में एथलेटिक स्कोर की बात करें, आपके बाइसेप में कितना स्ट्रेंथ है, मसल मास वगैरह, कोर स्ट्रेंथ आपकी कितनी है, आप जो स्प्रिंट्स या डैशेस लगाते हैं ओवर 40-50 यार्ड्स, उसमें आप कितने डिस्टेंस में उसको कवर कर सकते हैं। बेसिकली आपको एथलीट आप कैसे हैं, रादर देन मतलब ठीक है आपकी फुटबॉलिंग एबिलिटी होती है, बट कुछ चीज़ें हैं ना जैसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो आप, जैसे एंड्योरेंस भी एक तरीके से आप कर सकते हो रिकवरी के सेंस में, कि आपको कितना, अगर आपको रिकवरी करने के लिए कितना टाइम चाहिए, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर हम मेडिकल साइड में चले जाएंगे रादर देन द एनालिटिक्स। बट माय पॉइंट इज, जैसे किसी प्लेयर का टच है या वो डिसीजन मेकिंग है उसकी इन अ सर्टेन पॉइंट, कुछ चीजें हैं जो अभी भी एनालिटिक्स कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो वही आई थिंक जो हम बात करते हैं ना कि ड्रिल वाली जो बात है वो होती है। बट अगर हम प्लेयर की आर्म स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है वो आजकल, बिकॉज एक प्लेयर की अगर आर्म स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो थ्रो इन जो है वो ज्यादा जोर से फेंक पाएगा, और वो एक आजकल एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज बन जाती है टीम्स के लिए। Yes. And so companies like Huddle-Stat-Bomb, Driblab, Skill Corner, Opta, even Wisecout, ये सारे data points यहाँ से collect करते हैं, and they rely and do football analysis based on these data points basically. एक और stat निकला था बाबा 2018 से लेके 2022 में, a normal throw used to generate 10 goals out of 1000 throws, normal throws. जबकि a throw into the box generated 22 goals out of 1000 throws similarly. तो वहाँ पे 12 गोल का डिफरेंस आ जाता है। So analysts and data वाले जो coaches हैं, they are picked on this. So which is why you see this boom कि नहीं ये वाला एक proven tactic, एक लॉन्ग थ्रोअर होना ही चाहिए टीम में। yes वही है, which is सिटी को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सेमेन्यो आ गया ना, इसीलिए तो लेके कर रहे हो। 12 गोल माने, you can imagine, like it's a big massive difference. Yeah. टीम्स लाइक वुल्व्स, वेस्ट हैम, स्पर्स बच सकती है। तो वही है। हाँ, एक और मेट्रिक होती है अगर हम NBA की बात करें, यूजेज रेट। सो यूजेज रेट का ऐसा है कि प्लेयर कितना, बेसिकली लेमन टर्म्स में प्लेयर कितना यूज करता है बॉल को लेकर, एंड पोजीशन कितना प्लेयर के साथ में एंड होती है उसके रिलेटेड है। तो यूजेज रेट का ये जो एस्पेक्ट है वो फुटबॉल में भी उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, एंड फुटबॉल का पोजीशन कब एंड होता है, कैसे एंड होता है, कुछ भी हो जाए, थ्रो इन हो जाए, शॉट कहीं से भी लो बाहर गया, तो वो एक एस्पेक्ट है, वो सेम एज यूजेज रेट ही है, बट वो अभी फुटबॉल में लाया गया है। तो ही एक तरीके से थोड़ा अमेरिकनाइजेशन वो सॉकर फुटबॉल में आ है। या एक चीज़ जो हम बात करते हैं ना कि एक प्लेयर कितना प्रेस रेजिस्टेंट होता है, तो यूजेज रेट आई थिंक फुटबॉल में उस प्रेस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे पहले तो हम क्या बोलते थे, आई टेस्ट पे बोलते थे, जैसे अभी करंटली अगर मैं फुटबॉल में बात करूं तो पेड्री एक नाम आता है सबसे पहला दिमाग में अगर हम प्रेस रेजिस्टेंट फुटबॉलर्स की बात करें, लेकिन उसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्वांटिफाई कैसे करेंगे कि पेड्री प्रेस रेजिस्टेंट ज़्यादा है कि रॉड्री प्रेस रेजिस्टेंट ज़्यादा है, कि कोई भी, मतलब आप ऐसे ले लीजिए किसी भी फुटबॉलर को, तो
कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब एक जनरल वे में बता रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है इसका, कितनी उसने बॉल प्रोग्रेस की माइनस कितनी बार उसने लूज की प्लस सक्सेसफुल प्रेशर उस पर कितनी था। तो जितना वो कम बॉल लूज करेगा ओवर अ डिस्टेंस उतना वो ज्यादा प्रेस रेजिस्टेंट हो जाएगा, विच इज इनसेन इफ यू टॉक अबाउट, मतलब यूजेज रेट इस तरह से यूज हो रहा है। एंड देन अगर कोई मैनेजर है जिसको अपने स्टाइल ऑफ प्ले में इम्प्लीमेंट करना है तो वो स्काउटिंग नेटवर्क में जा सकता है अपने और वो देख सकता है इन मेट्रिक्स पे कि हाँ चलो ये जो फुटबॉलर है ये प्रेस रेजिस्टेंट है, लेकिन XYZ फुटबॉलर शायद इससे ज़्यादा प्रेस रेजिस्टेंट होगा जो मुझे एक सर्टेन स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलने के लिए इनेबल करेगा, विच ब्लोज योर माइंड कि कितना हम डीप घुस चुके हैं चीज़ों में। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता था कि प्रेस रेजिस्टेंट सिर्फ आई टेस्ट होता है, but it is not. There are so many metrics. Pass creating actions, goal creating actions, वगैरह वगैरह. And ये metrics are all over the. मतलब I'll not say all over the place, but it has taken the entire footballing industry by मतलब क्या बोलते हैं उसको, by a wind, by a storm. And this is across the sport. मतलब मैंने अमेरिकन स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिया, इवन इन टेनिस कि तुम टॉप स्पिन कितना जनरेट कर रहे हो, कितना एंगल हो रहा है, कौन सा प्लेयर कितना टी पे या आउट वाइड सर्व कर रहा है, एवरी शॉट इज गेटिंग कैलकुलेटेड, कितना पेस जनरेट कर रहा है। तो अल्काराज अभी सबसे फास्ट फोरहैंड जनरेट करता है। तो इट्स अक्रॉस द स्पोर्ट्स, आई मीन नॉट जस्ट ये। एंड इवन क्रिकेट में अगर आप IPL का देखते हो तो वो बैठे रहते हैं लैपटॉप के सामने, दे आर द वंस हु आर टेलिंग यू नो भाई डालो इसके लिए पैसा, तो वो डेटा साइंस और पूरा एनालिटिक्स टीम्स बैठी रहती है। एंड वो एक्चुअली मनी बॉल के तरह ही, वो कितना रन निकाल सकता है प्लेयर, तो वो बहुत ज़्यादा अक्रॉस द स्पोर्ट हुआ है। बट वही हम फुटबॉल में ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में हम अभी देखते आए हुए इतने टाइम से, बट अचानक से कुछ ज़्यादा ही हमें फिर एनालिटिक्स का यू नो इन्वॉल्वमेंट लगने लग गया है। ये है बेसिकली वन ऑफ दोज रेयर फ्यू प्रोज ऑफ द अमेरिकन इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश फुटबॉल स्पेशली, बोल सकते हैं। कॉन्स तो आएंगे बट प्रोज में आई डेफिनेटली सी बाबा की फुटबॉल एनालिटिक्स इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट कितना हद तक उसको मैनेजर्स एंड वी एज फैंस उसको एक्सेप्ट करते हैं डेफिनेटली। बाबा ने इसे कहा था कि लाइक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक यू नो एनालिटिक्स का मुझे लगता है लीग में काफी फायदा होता है, लाइक थ्रू आउट द 38 गेम स्पैन में, लाइक तुम्हारा काफी उसमें फिलोसफी नहीं हो सकती एनालिटिक्स, बट मुझे लगता है नॉकआउट्स में उसका फायदा नहीं होता। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। यू गाइस नहीं बिल्कुल सही बात है। नॉकआउट्स में एनीथिंग कैन हैपन ऑन अ गिवन नाइट, वो मोमेंट्स पे बात आ जाती है। मोमेंट एनालिटिक्स मोमेंट्स नहीं यार, एनालिटिक्स ना टूल है, इट कांट बी द वे ऑफ यू प्लेइंग अ सर्टेन स्टाइल ऑफ फुटबॉल। जैसे मोलिना का वो गोल आया था, तो देयर इज नो वे कोई भी प्रेडिक्ट करेगा, कोई भी एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कि भाई मोलिना आके ये बैंगर मारेगा, राइट? द मोमेंट ऑफ मैजिक, मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाट। एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भले ही एनालिटिक्स का भी इंट्रोडक्शन हो, तो यू हैव टू कीप इवॉल्विंग। और एक मैनेजर जिनको शायद उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता इवॉल्व करने के लिए, वो है पेप गार्डियोला। बिकॉज सबको एक माइंड में सेट है कि भाई पेप तो टिकी टाका ही खिलाते हैं। पेप का कोर फिलॉसफी वो रहा है, जिस तरह से वो पहले बार्सा में थे, फिर वो बायर्न गए, फिर वो सिटी आए। जब वो आए तो एक हमको ट्रेडिशनल चेंज देखने को मिला। उन्होंने पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया इंग्लिश फुटबॉल का, और जहाँ भी जाते हैं वो इस तरीके का, मतलब वो अर्थक्वेक मचा देते हैं, बिल्कुल भूकंप आ जाता है। तो लगभग 950 पासेस, 945 के आसपास पासेस करती थी सिटी पर गेम, जो पीक किया था 2021 सीजन में। बट जब लोगों को समझ आया कि कैसे खेलना है, थोड़ा सा मतलब क्लॉप ने उस चीज़ को काउंटर एक्ट किया। क्लॉप उनके सबसे बड़े राइवल थे उस दौरान, तो फिर वो पीक किया 2021 में। फिर अब वापस से वो कम हो गया है एंड इट हैज़ रिड्यूस टू 100 पासेस, मतलब 100 पासेस कम हो गया पर गेम। वो 855 845 के आसपास आ गया है। तो ये भी आपको चीज़ दिखाती है कि इवॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जैसे पहले सिटी बहुत ज़्यादा पोजेशन बेस्ड खेलते थे, ईथॉस आर द सेम, बट अब आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फुटबॉलर्स भी देखते हैं। लाइक जैसे डोकू आप देखेंगे, आप सेमेन्यो देखेंगे, हालैंड, मतलब एक आप ऐसा स्ट्राइकर देखेंगे जो ट्रांजिशन में भी आपकी मदद कर सकता है, जो पहले आप शायद नहीं एसोसिएट करते थे विद गार्डियोला की टीम्स। सो वन सच एग्जांपल बाबा इज हैरी केन। और जैसे कि आपने पेप का कहा कि उसने चेंज किया थोड़ा अपना, जैसे कि वो मैनेज करता है सिटी को, तो हैरी केन पहले आउट एंड आउट स्ट्राइकर काफी स्पर्स में खेला था, बट ही वाज ऑलवेज अ लाइक पासर एज वेल। वो काफी अच्छा होल्ड अप करके यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता था, प्लेमेकर भी प्ले में। बट वो जिस तरीके से एक्सप्लोर उसने स्पर्स डेज में नहीं किया था, वो अभी वो चीज को बहुत ही ज्यादा पैमाने पे बायर्न में एक्सप्लोर कर रहा है। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन अमेरिकन फुटबॉल NFL भी है। सो इफ यू गाइज माइट नॉट बी नोइंग कि हैरी केन इज अ
बिग फैन ऑफ NFL। तो NFL में एक पोजीशन है क्वार्टरबैक, जिसमें उसका काम बस एक ही होता है कि थ्रो द बॉल अहेड एंड मूव द पोजीशन, लाइक आगे तुम्हें यार्ड्स गेन करके इवेंचुअली तुम्हें टच डाउन करना होता है। एंड सबसे बड़ा प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर जो रहता है वो क्वार्टरबैक रहता है। ही हैज़ टू गेन दोस 10 यार्ड्स एंड आगे जाके टच डाउन करना है। तो लिटरली हैरी केन ने वो देख के ही थॉट आई कैन इम्प्लीमेंट ये चीज़ बायर्न के लिए, एंड इसलिए वो एकदम अभी डीप लेइंग प्ले मेकर की तरह भी खेलता है। कई बार वो पीछे आता है, ओलिसे एंड ऑल कम्स ऐसे सेंटर हो जाते हैं। मोस्टली वो वाइड खेलते हैं बट वो कई बार आगे आ जाते हैं, एंड हैरी केन पीछे आ जाता है एंड ही डिस्ट्रीब्यूट्स। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इवन बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड के मैच में वो कैसे वो इम्प्लीमेंट करता है, एंड इट्स फ्रॉम NFL। आई थिंक मतलब मुझे तो वही लगा था कि वो जिस तरीके से खेल रहा है, एंड उसने एक्चुअली एक इंटरव्यू में बोला भी था ये, सो दैट्स द पॉइंट। बट दिस शोज यू कि ये हर प्लेयर के बस की भी नहीं है, आपको उस लेवल का वो प्लेयर होना पड़ेगा। मतलब हर क्वालिटी वो मैं कह ही रहा था कि लाइक स्पर्स में वो थी क्वालिटी, वो अभी उसने बहुत ही ज्यादा मतलब पैमाने पे उसने इस बायर्न में शुरू किया है खेलना। वही ना, एवोल्यूशन या he has evolved his game by a next level यस, मुझे वही लगा था कि बायर्न में वो कैसे आएगा, क्या करेगा। तो ही हैज टेकन अप नॉच, एंड वो यही चीज करना चाहता है स्पेशली फॉर इंग्लैंड एज वेल फॉर वर्ल्ड कप। एंड ही थिंक्स कि मैं ये चीज इंग्लैंड के लिए करूंगा। सिर्फ आउट एंड आउट स्ट्राइकर से मेरा काम नहीं चलेगा। वो एक बार जस्ट हारे हैं, दे लॉस्ट फाइनल में, जस्ट सेमीफाइनल में हारे थे, बट ही थिंक्स कि अभी का इंग्लैंड की टीम में वो है टैलेंट कि अगर वो थोड़ा डीप प्लेइंग खेलता है तो इंग्लैंड को जिता सकता है। इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज ये वर्ल्ड कप है ना, अगेन जैसे हम एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल में भी मतलब ऑब्वियसली इट विल प्ले अ मेजर रोल। प्रॉब्लम इज कि वर्ल्ड कप हो या कोई भी इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कोई भी टूर्नामेंट होता है, बीट कोपा अमेरिका या यूरो, यू गेट ओनली 6-7 गेम्स राइट, मतलब और वो भी जब आप फाइनल तक पूरा जा रहे हैं। एक मैच चलिए और बढ़ गया अभी क्योंकि एक्सपैंडेड वर्ल्ड कप है, बट स्टिल आई फील कि ये जो चीज़ें हमने क्लब फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में बात की है ना, सेट पीसेस कुड बी अ ह्यूज वेपन इन दिस वर्ल्ड कप। मतलब आप देखोगे थ्रो इन से और कॉर्नर से काफी सारे गोल्स होने वाले हैं। तो ये एक चीज़ है टू वॉच आउट फॉर इन दिस वर्ल्ड कप बिकॉज टीम्स आर कॉन्शियसली वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। और वर्ल्ड कप में तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द नेशंस, स्पेशली जो आपके यूरोपियन और साउथ अमेरिकन हैवी वेट्स होते हैं, आपके यूजुअल सस्पेक्ट्स जो 7-8 टीमों की हम बात करते हैं, वो अपने बेस्ट प्लेयर्स लेके आते हैं जो भी उनके पास अवेलेबल होते हैं। तो वो फिर उस और 2 नॉच ऊपर चला जाएगा वो तो। लेकिन अगेन प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कि आपको नाउ फिर वो हो जाता है कि भाई आपको किस फिलॉसफी से खेलना है। डू यू प्रायोरिटाइज फ्लेयर, डू यू गो विद द एनालिटिक्स जो आपको वो एक्स्ट्रा बिट ऑफ एज गेन करने में हेल्प करेंगे। प्लस आपने फिर कप कंपटीशन के नॉकआउट नेचर की बात की है, नहीं होगा उसमें तो डेफिनेटली नहीं होगा। लीग स्टेज में, ग्रुप स्टेज में वर्ल्ड कप लिटरली द बिगेस्ट फुटबॉल ट्रॉफी, लाइक हाउ डू यू गो अबाउट इट, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा मुझे। बट डेफिनेटली लगता है अंडरडॉग्स और थोड़े से उनको लगता है कि दे वोंट बी एबल टू बीट, तो वो थोड़े रिजर्व खेल के वो फिलॉसफी वो एम्ब्रेस दैट। एक चीज जो हम अब देख रहे हैं, तो एनालिटिक्स की बात हो गई, अमेरिकनाइजेशन से क्या देख रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग में चेंजेस आ रहे हैं। प्रीमियर लीग इसका एक एग्जांपल है। हम OTT स्ट्रीमिंग देख सकते हैं बहुत जल्दी प्रीमियर लीग की, लाइक OTT स्ट्रीमिंग है बट एक्सक्लूसिव OTT स्ट्रीमिंग जो हमने मे बी WWE के साथ देखा है, जो उन्होंने किया है कि ग्लोबल एक OTT पार्टनर आपका हो गया है। एंड अमेरिकन स्पोर्ट्स में क्या होता है, जो हम कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ यहाँ पे भी देखते हैं कि आप पास खरीद सकते हैं, आप किसी एक स्पेसिफिक लीग का पास खरीद सकते हैं, आप किसी मैच का खरीद सकते हैं। वो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है बट अभी किसी मेजर ऐसे, मतलब ला लीगा के लिए में भी आप देख सकते हैं, बट अगर ये प्रीमियर लीग ने कर दिया तो ये आया भी वहीं से ही है, ये अमेरिकनाइजेशन का ही है। तो ये आई थिंक व्यूअर को फायदा हो सकता है इस चीज का। जैसे मान लीजिए मैं एक चेल्सी फैन हूँ, मुझे मतलब ही नहीं है कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे तो भाई चेल्सी का ही मैच देखना है। तो रादर देन स्ट्रगलिंग कि भाई मैं पूरा OTT का सब्सक्रिप्शन लूँ, पूरा मतलब मैं इतना सारा पैसा खर्च करूँ, मैं सिर्फ वो पास ले सकता हूँ, एक पर्टिकुलर मैच का पास ले सकता हूँ। तो do you see this as being the future of broadcasting? We already seeing this. Yeah, we are already half-time interviews हो रहे हैं, half-time dressing room access हो रहा है. That is something I don't like. That is something I don't like. पूरा NBA से लिया गया है। NBA में यूजुअली फर्स्ट क्वार्टर या हाफ होता है तो बीच में बोला जाता है कि कैसा मोमेंटम आ रहा है, इन्होंने ऐसा डिफेंस किया, आपका क्या स्टार्ट, तो 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। बट वो मैंने देखा अभी एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस अपने रियल मैड्रिड के मैच में हाफ टाइम पे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, व्हिच वाज लाइक हका हुआ है, भाई पूछ रहे हैं भाई तुझे कैसा
लग रहा है भाई मुझे जाने दो अंदर 45 मिनट्स का। So, वो थोड़ा सा मतलब आई वुड से लाइक बैलेंस के थोड़ा ऊपर हुआ। आई थिंक वो एस्पेक्ट ट्रेडिशनल फुटबॉल फैंस को पसंद नहीं आएगा, वो थोड़ा अमेरिकनाइजेशन है, वो थोड़ा सा। तो ब्रॉडकास्टिंग का जो एस्पेक्ट आप कह रहे थे कि चेल्सी फैन को एक चेल्सी की मैच देखनी है, तो वैसे वो चीज एक्चुअली अमेरिकन स्पोर्ट्स में पहले से हुई है। एंड आई विल टेल यू कि ये बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है आई वुड से, क्योंकि है ना एक चीज मेन ये होती है कि अगर आप लेकर्स फैन हो, अगर आप सेल्टिक्स फैन हो, तो उनका ही वो अगर पैकेजेस लेने लग गए तो वो पैकेजेस काफी ज्यादा बन जाते हैं। सो जो भी मार्केट्स है, अलग अलग टीम्स है, अलग अलग टीम्स के जो भी अलग अलग सिटीज के मार्केट्स है, उसमें होता क्या है, हर एक टीम का अलग ब्रॉडकास्टर बनने लग गया। एंड उन्होंने एक ऐसा अच्छे से ही शुरुआत की थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा ही था कि इससे हम एक्सक्लूसिव कंटेंट हमारे फैन बेस को दे। बट वो जब हर टीम करने लग गई तो ऐसा भी नहीं होता है कि हर टीम का प्लेयर जो फैन है वो उसी टीम को देखता है। तो नाउ इफ यू आर अ लॉस एंजलिस लेकर्स फैन, तो तुम लेकर्स की मैचेस तो देखोगे, बट तुम्हें समझ लो सेल्टिक्स का भी मैच देखना है या फिर कोई गोल्डन स्टेट वॉरियर्स का तुम्हें मैच देखना है, तो तुम्हें उनके लिए भी पैसे देने हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एंड आई जस्ट होप कि वो एकदम से इम्प्लीमेंट ना करे। अभी जो फिर भी चल रहा है वो डिसेंट है, तो ये कौन नहीं आना चाहिए। एंड प्रोज की बात करते हैं तो जैसे कि फेस्टिवल्स वगैरह वहाँ पे होते हैं, थैंक्स गिविंग ये वो, तो उनके भी 2-3 मैचेस उस दिन के दे सेल इट टू द OTT प्लेटफॉर्म, दे हैव अ टाई अप्स विद देम, तो वो में भी कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा मैच है लाइक अपना आर्सेनल सिटी का अभी बड़ा मैच आने वाला है, तो वो में भी अगर कोई लेता है तो बहुत पैसे वो दे सकते हैं OTT वाले। तो दैट कुड बी अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट आई जस्ट होप कि वो पूरी तरीके से ना आए, बिकॉज दैट विल बी देन हेक्टिक, जो कि अभी NBA का हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ये हैफाजार्ड हो गया सब। हाँ, मतलब हैफाजार्ड से ज़्यादा आई वुड से वर्ड क्या है उसको, बहुत ही ज्यादा भसड़ मच गई है, भसड़। एंड लाइक एवरी टीम का होने लग गया। तुम्हारे पास 32 टीम्स है, राइट? यहाँ पे अभी 20 है, तो बहुत टीम्स के पास में अगर हो रहा है तो इट्स नॉट गुड। हर एक टीम का ब्रॉडकास्टर नहीं होना चाहिए। वैसे तो AFTV और MUTV वगैरह है, बट उनके पास कम ही रहते हैं ऐसे। इन जनरल तो स्काई स्पोर्ट्स के पास ही है, तो वैसे नहीं होना चाहिए आई थिंक। बट डेफिनेटली आई थिंक प्रीमियर लीग में, नॉट जस्ट प्रीमियर लीग बाबा, आई थिंक एवरी अदर लीग में भी ये चीज़ आने वाली है फॉर श्योर। यू लुक एट एवरी हाइड्रेशन ब्रेक, वहाँ पे उसको फिर देयर विल बी अ ब्रेक इन प्ले, एंड वहाँ पे कैमराज विल बी ऑल लाइक कि अच्छा ये हाफ में, ये क्वार्टर में ये हुआ, हम लोग ने ये टैक्टिक्स देखा। तो यहाँ पे एनालिटिक्स भी आता है, तो दिस इज़ अ प्लस फॉर ब्रॉडकास्टर्स एज वेल। फैंस विल बी ऑल लाइक कि हम लोग को ये एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है। एंड हाफ टाइम इंटरव्यूज हम लोग देख ही रहे हैं, हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स का वो सब भी हो रहा है, ड्रेसिंग रूम एक्सेस मिल रहा है, एंड देन प्लेयर्स के फैमिलीज के साथ भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, फैन इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, ऑल वाइल्स द मैच इज स्टिल हैपनिंग बाय द वे। तो ये होने वाला है। आई एम नॉट श्योर कि ये अच्छा है या बुरा है, बट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन बाबा। एज अ अमेरिकन स्पोर्ट्स फैन आई वुड स्टिल से कि ये इतना भी बुरा चीज नहीं है, बट वो डाइल्यूशन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स और बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स होना, दैट विल बी अ बैड थिंग फॉर फुटबॉल। वो नहीं आना चाहिए, यूरोपियन सॉकर फुटबॉल। और मैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बोलता हूँ यार, मतलब लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि भाई हम क्या देखें, कहाँ देखें, कैसे देखें। उसमें अगर ये थोड़ी बसड़ हो जाए, इफ़ इट इम्प्रूव्स द एक्सपीरियंस ऑफ अ कैजुअल व्यूअर तो ठीक है, वरना मतलब इसमें मुझे मतलब वही लगता है कि हम हार्म शायद ज़्यादा कर देंगे इंटरेस्ट जो एक व्यूअर होगा उसका, रादर देन मेकिंग इट बेटर। और एक चीज़ जो हम देखते हैं अमेरिकन स्पोर्ट्स में कि हाफ टाइम शोज जैसे होते हैं, तो वर्ल्ड कप में अभी ऐसा आ रहा है कि ओपनिंग फिक्सचर में हो रहा है और क्लोजिंग फिक्सचर में हाफ टाइम परफॉर्मेंसेज होगी। यूजुअली क्या होता है कि मैच से पहले होती थी और वो हमें अच्छी भी लगती थी, लेकिन मैच के दौरान ऐसा लगता है, फुटबॉल ना एक ऐसा स्पोर्ट है, सोचो आपकी टीम हार रही है 2-0 और आप वहाँ पे देख रहे हो यार शकीरा इज परफॉर्मिंग, हाफ टाइम आप एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो। बट ये हमने देखा है, एक बड़ा फनी इस पे स्टैट था कि वो केंड्रिक लमार की जो परफॉर्मेंस थी सुपर बोल में, आई थिंक 2025 में थी, लास्ट ईयर ही थी शायद, तो उसमें उन्होंने जो टीम हारी थी उनसे ज़्यादा यार्ड्स कवर किए थे अपनी परफॉर्मेंस में। आई थिंक 200 प्लस यार्ड कुछ उन्होंने किए थे। बट विवेक भाई, अगेन वी आर सीइंग दिस इन फुटबॉल एज वेल। या वी आर सो मैच डे एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए ये सब कर रहे हैं बाबा। ये वर्ल्ड कप में होने वाला है। वी सॉ दिस हैपनिंग इन द क्लब वर्ल्ड कप एज वेल, ठीक है। एंड ब्रेक्स इन प्ले में भी आई थिंक ये थोड़ा बहुत हम लोग देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है, सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट बेसिकली। It is all about entertainment, Baba, not just only sports. It's merging of two cultures, pop, hip hop, entertainment and sports. It is all merging together.
I think that is where the sport is heading towards too. एंड नॉट जस्ट मतलब सिंगिंग शोज ही होते हैं ऐसा नहीं है. इवन NBA के लिटरली रेगुलर सीजन मैचेस में जो हाफ टाइम शोज होते हैं उसमें वो अमेरिकाज गॉट टैलेंट वाले लोग रहते हैं, जगलर्स, कुछ डॉग के साथ खेलना, ऐसे सब जो चीजें रहते हैं वो भी हमें देखने मिलेंगे मोस्टली फीफा वर्ल्ड कप में. वो बेसिकली थोड़ा वो अभी अमेरिका में वर्ल्ड कप है तो वो उनका एक थोड़ा एंगल डालेंगे वो. एंड एक्चुअली दिस इज द काइंड ऑफ अमेरिकनाइजेशन आई वुडंट माइंड. मतलब इट्स डिसेंट. अभी हाफ टाइम में आ रहे हैं तो बट एक चीज है कि अगर टीम कोई हार रही है तो वो उनको एंटरटेनमेंट नहीं मजा आएगा, बट स्टिल दे आर जस्ट एंटरटेन. बाकी लोग भी देख रहे हैं, न्यूट्रल भी काफी देखते होते हैं, लाइक सो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग. बाबा ये कॉलेज का स्प्रिंग फेस्ट हो गया. हाँ बिल्कुल 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 सही बात है. एक चीज और जो है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम बात करते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन है तो पैसा भी बनेगा. पैसा बनेगा तो मिलेगा भी जो स्टेक होल्डर्स है उनको, तो दे वुडंट माइंड दिस. हेंस द कंटेंशियस पॉइंट ऑफ यूरोपियन सुपर लीग, क्योंकि ये एक बहुत टची टॉपिक था जब हुआ था. मैं भी खुश नहीं था इससे, बट जैसे जैसे उसके बारे में पढ़ा और फिर हमने देखा कि भाई यूएफा और फीफा दोनों भी कुछ बहुत अच्छा काम तो करते नहीं है. जो भी इन्वॉल्व होती हैं टीम्स की, भाई अगर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं कर रहे हैं तो क्लब्स के लिए सर्वाइवल फिर एक मुद्दा बन जाता है. लाइक आप सिर्फ प्लेयर्स खरीदने बेचने पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, आपको यू नीड टू हैव दैट पीस ऑफ द पाई. तो केदार भाई से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ESL जो आएगा नहीं आएगा पता नहीं, या मे बी ये चैंपियंस लीग को ही ESL बना के हम पैकेज करते हैं, वी कम टू अ कंसेंसस. ये नया फॉर्मेट तो ESL टाइप ही लग रहा है आपको, कुछ मतलब सिमिलर है, नॉट एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेट बट सिमिलर सा है. बट केदार भाई, यू हैड योर पॉइंट्स फॉर ESL. Oh damn. सो मतलब ये मेरा काफी आई वुड से अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट ESL इन जनरल एक काफी अच्छा थॉट था, काफी अच्छी आइडिया थी, बट उसका एग्जीक्यूशन थोड़ा बैड रहा है, काफी बुरा एग्जीक्यूशन. बिकॉज उन्होंने एक क्लोज सिस्टम बनाने की कोशिश की एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम यूरो लीग. तो बास्केटबॉल में एक यूरो लीग करके जो पूरे अक्रॉस द यूरोप एक लीग होती है, उसमें AC मिलान, लाइक बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बाद में बायर्न, ऐसे अलग अलग क्लब्स, इवन टर्की में कुछ बहुत बड़े क्लब्स है. सो सारे अलग अलग कंट्रीज का एक वो लीग है एंड दे प्ले अक्रॉस ईच अदर एंड दे हैव देयर ओन लीग. तो उन्हें वही चीज एक्चुअली फुटबॉल में करनी थी एंड दैट वाज दैट एंटायर थॉट प्रोसेस ऑफ ESL. यूरोपियन सुपर लीग में उन्होंने क्या सोचा, जो भी टॉप के क्लब्स है पूरे इसमें, जिसमें यूनाइटेड एंड स्पर्स को भी उन्होंने डाला एंड दे वर लाइक वो वहीं पे रहेंगे. एंड दैट वाज अ बिग मिस्टेक कि उन्होंने जो 18 कुछ उन्होंने क्लब्स, 15 to 18 क्लब्स से, चेल्सी था उसमें, सिटी भी था, काफी जो भी रियल मैड्रिड एंड बारसा एक्चुअली वांटेड इट कि उनको कुछ भी करके चाहिए था, बिकॉज मैड्रिड एंड बारसा थिंक कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश टीम्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा. तो ये चाहते थे कि जो भी बड़े क्लब्स है उनके बीच में ही एक लीग बनाया जाए अक्रॉस द यूरोप. एंड मुझे वो पर्सनली पसंद आया था, बट द ट्रेडिशनल फुटबॉल फैंस को वो पसंद नहीं आया था, बिकॉज दे थॉट कि उसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल लीग पे पड़ेगा, ट्रेडिशनल चैंपियंस लीग पे पड़ेगा. तो इसके प्रोज एंड कॉन्स में एक तो प्रोज है जो कि चांसेस ऑफ playing big teams in like UEFA Champions League में chances of two teams playing against each other वो थोड़े लो होते हैं. जैसे कि रोनाल्डो ने जब ला लीगा छोड़ दी थी, यूए में गया, तो हम चाहते थे कि मेसी वर्सेस रोनाल्डो देखने मिले, बट इट्स ऑल ऑन द बेसिस क्या ड्रॉ कैसे आएगा. तो हमें देखने ही नहीं मिला. आज हम देखते हैं कि अगर हमें देखने है बायर्न वर्सेस सिटी, तो हम देखने ही लाइक इट्स ऑल अप टू द ड्रॉ. तो ये नए ड्रॉ में भी कुछ फिक्चर्स नहीं होते एग्जैक्टली. तो अभी वो एक बड़ा प्रो था कि यूरोपियन सुपर लीग में हमें एवरी ईयर दीज बिग टीम्स विल प्ले, बट वो रिडंडेंट नहीं हो जाएगा. वो वही एक उसका कौन मतलब कह सकते हैं अगेंस्ट ये वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी. T20 वर्ल्ड कप की तरह हो गया. अभी तो हुआ था, फिर से आ गया. वो एक है इशू. बट मतलब वही अमेरिकन ओनर्स को वही चाहिए था, बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े टीम्स बार बार खेलते रहे ताकि ज्यादा रेवेन्यू एंड ज्यादा से ज्यादा फोकस मिले. तो थोड़ा मैं लिटिल बिट आई सपोर्टेड, बट थोड़ा डेफिनेटली रिडंडेंट होगा. उसमें एक थिंग जो मुझे पसंद नहीं आई थी वो था उनका क्लोज सिस्टम. तो फुटबॉल एज वी नो इट्स लाइक ओपन बेस. कल हम भी फुटबॉल टीम यूरोप में जाके इंग्लैंड में बना लो एंड आप नीचे के टियर से ऊपर तक आओ अगर आ सकते हो तो. बट इसमें ऐसा नहीं है. इन्होंने ये अमेरिकन फुटबॉल इसमें नो, तो ये बहुत बड़ा उन्होंने नॉनसेंस किया था. मतलब तुम स्पर्स और यूनाइटेड जो कि ट्रेडिशनली वैसे बड़े क्लब रहे हैं बट लेटली दे आर नॉट गुड, और उनको तुम डायरेक्टली यू आर गिविंग बिकॉज उनका रेवेन्यू अच्छा है. एंड आप देख ही रहे हो स्पर्स तो अभी कहाँ पे भी जा सकती है, एंड यू आर गिविंग देम यूरोपियन सुपर लीग का पास टू बी इन यू कैन जस्ट मेरिट पे नहीं था. मेरिट पे नहीं था. वो मेरिट पे नहीं था. इट वाज ऑल अबाउट
मानी। तो उन्होंने सोचा कि स्पर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला क्लब है एंड इट्स वन ऑफ द टॉप क्लब्स इन दैट टर्म्स, तो उन्होंने सीधा उसको दे दिया था एंड दैट वाज अ बैड डिसीजन। तो वो उसके अगेंस्ट काफ़ी लोग गए थे एंड आई कंप्लीटली एग्री, बट स्टिल द आइडिया वाज आई थिंक डिसेंट था, कुछ रेगुलर मैचेस हो, आई थॉट इट वाज ऑल राइट। आई थिंक ESL का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये भी था एक कि अगर आप ऐसा बड़ा सीजन कर दोगे एक, और आप अपनी लीग भी खेल रहे हो, फिर आप ESL भी खेल रहे हो, तो आपको ना 50 प्लेयर्स का स्क्वाड लगेगा कम से कम। तो छोटी या मिड टियर टीम्स है ना खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप फ्रेंचाइजीज बन जाओगे फिर रादर देन अ फुटबॉल तो इसका एक्चुअली आर्ग्यूमेंट यही है कि छोटी टीम्स अभी ही खत्म है या नहीं, आर दे स्टिल इन कॉम्पिटिशन, लाइक ग्रे एरिया में है हाँ काफी ग्रे एरिया में। तो कॉन्वर्सेशन वही था एंड दे डायरेक्टली वेंट ऑल द वे टू द डार्क साइड, ऐसा हो गया था वो, इसके वजह से काफी उसके अगेंस्ट गए। तो स्लोली ग्रेजुअली आई थिंक थोड़ा सा अच्छी तरीके से मार्केट करके तो बेटर होता। आई मीन आपको याद होगा न्यूज भी जो डायरेक्टली आई थी रैंडमली, अचानक से आया था कि यूरोपियन सुपर लीग अभी 2026 में वगैरह शुरू होगी, ऐसा उन्होंने कह दिया था। We are the founder, इसका ट्वीट आ गया, we are also the co-founders। तो वो थोड़ा सा ज्यादा हुआ था आई थिंक, बट द आइडिया वाज आई थिंक इट वाज फाइन, बट या द एग्जीक्यूशन वाज प्रीटी बैड। एक कौन था which I believe locals को काफी पसंद नहीं आया था, इसकी the organization of this matches would be done in different places, ना कि उनके local places में, है ना? मतलब you would be seeing like Manchester derby not in Manchester, so it would be like in Dubai मान लो, या फिर Miami, which didn't fly well with the locals, that I get it, but इसका एक flip side भी है, मतलब फैंस लाइक जैसे हम, मतलब मान लो दिल्ली में या फिर वानखेड़े में या फिर मुंबई में होता है ऐसा एक मैच, तो स्टेडियम एकदम जैम पैक्ड रहेगा, राइट? बट आई गेट इट, तो ये उनके लिए डिडंट वर्क आउट एंड या सो ये भी एक कॉन ही है। मेनली तो लीग पे ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला था, बिकॉज अगर आप एवरी वीक बड़े बड़े सो कॉल्ड टीम्स के साथ यहाँ वहाँ पे खेले जा रहे हो, एवरी वीक यू आर गेटिंग सिटी बायर्न, तो बाकी हाँ 50 प्लेयर्स का तो स्क्वाड होना ही चाहिए। तो वो लिटरली अपने मेन जो लीग है उसको इतना ये नहीं करेंगे, एंड एक्चुअली वो यूरो लीग के क्लब्स में होता है, दे प्रेफर यूरो लीग ओवर देयर ओन लीग, मतलब हाँ डोमेस्टिक लीग जो बास्केटबॉल का रहता है उसमें दे डोंट केयर, लाइक बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड का जो बार्सिलोना बास्केट टीम है, रियल मैड्रिड की जो टीम है, वो अगर मतलब वो अपने डोमेस्टिक लीग में हारते हैं तो भी दे डोंट केयर दैट मच, थोड़ा तो इफेक्ट होता है, बट यूरो लीग का एक वो एक अलग ऑरा है एंड प्रेस्टीज है, तो वो उनको जीतना ज्यादा होता है। वैसे ही अक्रॉस द मतलब बाकी लीग भी है, एक ABA लीग करके एक है जो कि आई थिंक यूगोस्लाविया का एक ये अभी नेशन, सर्बिया का वगैरह, और 2-3 नेशंस है जो भी यूगोस्लाविया के जो अलग अलग 2-3 कंट्रीज बने थे वो खेलते हैं, तो दे फील कि यू नो वो नहीं इंपॉर्टेंट है, हमें यूरो लीग खेलना है, तो वो हो जाता फिर फुटबॉल में। दैट वाज अ बिग कॉन, बट या अगेन आई वाज स्टिल लिटिल हेल्प सपोर्टिंग दैट। चलिए देखते हैं क्या होता है, ये तो समय ही बताएगा कि ESL आता है कि नहीं। बट मूविंग ऑन टू द फाइनल पार्ट ऑफ द डिस्कशन, जैसे और भी कई सारी टीम्स हैं, एनालिटिक्स की हमने काफ़ी बात की थी। लुइस एनरिके एक ऐसे मैनेजर हैं जो बहुत एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, PSG एज अ इंस्टीट्यूशन बहुत एनालिटिक्स पे फोकस करते हैं, बट दे लेट द प्लेयर्स बी। तो क्या हम वो बैलेंस देखेंगे कहीं ना कहीं? बिकॉज आई फील कि वो टीम्स जो ट्रेडिशन को ब्रेक करती है ना, कि दे कम एंड लाइक टेल यू कि भाई दिस इज नॉट द ओनली वे टू प्ले फुटबॉल, विच इन टर्न स्टैब्लिशेस द फैक्ट कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे टू प्ले फुटबॉल। रिजल्ट्स आने चाहिए, और हमेशा एक सिस्टम थोड़े टाइम के बाद फाउंड आउट हो जाता है, कोई नया सिस्टम आता है, बी इट इन अ ट्रेडिशनल वे, और थोड़ा सा उसमें नया तड़का होता है, जो एनालिटिक्स की हम बात कर रहे हैं। बैलेंस क्या हमें देखने को मिलेगा? बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये इस सीजन ना एक अवेकनिंग है, कि आप सिर्फ एक तरह से नहीं चीजें चला सकते हो, यू हैव टू गिव दैट फ्रीडम टू प्लेयर्स, यू हैव टू हैव दैट फ्लेयर। ना केवल आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा देखने में कंपेरेबल टू सम अदर लीग्स आउट देयर थोड़ा सा लैकलस्टर लगता है, बट आप अपनी डोमिनेशन भी नहीं दिखा पाते हो। आप अपनी फिजिकलिटी से फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन तो डोमिनेट कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी टेक्निकलिटी दिखाने की बात आती है, नॉकआउट का फुटबॉल की हमने बात की, वहां पे यू फॉल शॉर्ट क्रंच मोमेंट्स पे। तो डू यू सी दिस हैपनिंग कि बैलेंस तो आएगा? I hope so, Baba. I hope कि Mikel Arteta finds this balance back again, because when we talk about this balance between creativity and structure, ये लुइस एनरिके में है, जैसे आपने बताया, ये पेप में भी है, ये फ्लिक में भी है, ये सारे टॉप गोट लेवल मैनेजर्स में ऑलरेडी है, ये एंचेलोटी, मोरिनियो टू, क्योंकि ब्राजील का भी बहुत यूरोपियनाइजेशन हो गया है। ब्राजील डज नॉट लुक लाइक ब्राजील एनीमोर, अगर हम इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करें। काफी फ्लेयर हम कह रहे थे कि फ्लेयर जो ब्राजीलियन फ्लेयर वगैरह होता है, तो बट वो बैलेंस होना चाहिए, लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ
पूरी तरीके से तुम दबा रहे हो, आई थिंक विनिशियस शुड बी विनिशियस फॉर ब्राजील, थोड़ा ओपनली खेलना चाहिए। अगर एकदम यूरोप वाला फुटबॉल एनालिटिक्स बेस्ड रहेगा तो उतना भी नहीं चलेगा, बट आई डोंट थिंक वो होगा। एंचेलोटी इतना भी नहीं करेगा, ही नोज हाउ टू यूज, बेसिकली उसको तो पता ही है कैसे विनिशियस को खिलाना है। फुटबॉल एज अ स्पोर्ट वी फैंस हम लोग प्यार करते क्यों है? बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द नेचर ऑफ इट बेसिकली, है ना? अगर एकदम से प्रेडिक्टेबल ही होते जा रहा है तो फैंस विल लूज देयर अटैचमेंट बेसिकली, है ना? एंड वो एक्स फैक्टर एक बनी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। एंड इसीलिए बैलेंस बाबा, इट इज वेरी क्रूशियल। एंड आई होप मिकेल, इफ यू आर वाचिंग दिस पॉड, ठीक है भाई कुछ कर ले, ठीक है, सैल्वेज द सीजन। मैं कल वही मैड्रिड डार्बी की बात कर रहा था, टेक नोट्स प्रीमियर लीग मैनेजर्स, टेक नोट्स, ऐसे खेला जाता है। बट लेट्स सी क्या होता है, और होपफुली मेरे हिसाब से अभी बट लुइस एनरिका का PSG इज लाइक अ बेंचमार्क। आई मीन एवरी टीम शुड सी कैसे खेलते हैं। इवन कंपनीज बायर्न भी मैं कहूंगा म्यूनिख क्या है, वो बहुत बहुत अच्छी टीम है वो। लाइक अगर मैं इसी सीजन की बात करूं तो दे वर अ मैन डाउन अगेंस्ट PSG, तो दे वर प्लेइंग रियली गुड अप टू दैट पॉइंट, बट उन्होंने फिर वो मैनेज भी किया गेम। लाइक उन्होंने वो किया कि भाई हमें अब एक लो ब्लॉक मेंटेन करना है, अपना डिसिप्लिन दिखाना है, एंड देन वी कैन सी आउट द मैच एज वेल। तो ये चीजें देखने में मजा आता है, नॉट लाइक कि वही जो स्ट्रक्चर की हमने बात की, टू मच एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर। बट देखते हैं भाई क्या होता है, और ये भी एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो लेट्स सी क्या होता है। काफ़ी आज हमने डिस्कशन की है। एक अभी हमने थोड़े दिन पहले डिस्कशन की थी अनिमेश भाई और कौस्तुभ भाई के साथ कि हैज़ कंट्रोल टेकन ओवर फ्लेयर, बट वाई कंट्रोल इज टेकिंग ओवर फ्लेयर। ये आई थिंक एक एस्पेक्ट है जिसकी शायद इतनी बात नहीं होती, जो आज हमने की है, जो डेटा पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन किया है, प्लस द अमेरिकनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट। तो आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या आप हमसे सहमत हैं? क्या आप अग्री करते हैं? क्या आपके ऑब्जर्वेशंस हैं रिगार्डिंग टू द अमेरिकनाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट? थैंक यू सो मच केदार भाई फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर। और भाई लोगों के साथ हम ऐसे कंटेंट बनाते रहेंगे, तो डू मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब पॉप कल्चर पंडित, स्पोर्ट्स पंडित, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सेम फॉर विवेक भाई बीइंग सारंगी, आपको जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के उनके लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ZBK को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स, और इसी तरह से हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। क्वालिटी कंटेंट तो है कि नहीं वो तो आप बताइए, बट फीडबैक देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।